26 दलों से बना विपक्षी गठबंधन 5वीं बैठक तक आते आते 10 दलों तक सिमट गया है। बाकी दलों के नेता बैठक से गायब रहे। मतलब कि इंडी गठबंधन से विपक्षी दलों का मोह भंग होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ही हालत कांग्रेस की हो गई है, जहां पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देने के मूड में हैं। हम बात मिलिंद देवड़ा की कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे से कांग्रेस को न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में झटका लग सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही देवड़ा ने ऐसी अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। उन्हें लेकर पहले भी कुछ साल से जब तक इस तरह की अटकलें लगती रही हैं, लेकिन इस बार उनके नाराजगी की वजह मुंबई साउथ लोकसभा सीट शिवसेना यूबीटी छोड़ने को तैयार नहीं है माना जा रहा है। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि उद्धव ठाकरे ये सीट कांग्रेस को इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अरविंद सावंत आज भी उनके साथ बने हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अगर देवड़ा पार्टी छोड़ते हैं तो ये कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी के लिए भी बड़ा झटका साबित होगा। देवड़ा को गांधी का करीबी माना जाता है। मिलिंद देवड़ा मुंबई साउथ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना यूबीटी ने भी दावा ठोक दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन है। तीनों विपक्षी गठबंधन में शामिल भी हैं। विपक्षी गठबंधन में अभी सीट बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हो पाया। इसे लेकर बातचीत चल रही है, किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और किन किन सीटों पर लड़ेगी। लेकिन देवड़ा की परेशानी यह है, उद्धव ठाकरे ने हाल ही में मुंबई साउथ के गिरगांव में हुई अपनी रैली में सार्वजनिक तौर पर इस सीट पर अपनी पार्टी का दावा ठोक दिया। इस सीट से शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में हुई कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी की मीटिंग में इस सीट को लेकर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि मुंबई साउथ सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में जा सकती है। उद्धव ठाकरे की दावेदारी के बाद मिलिंद देवड़ा ने भी मुंबई साउथ लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोका था। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार ने पिछले 50 वर्षों से इस क्षेत्र की सेवा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 मिनट का एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी किया था। चूंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत मुंबई साउथ सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में जा सकती है, इसलिए देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को बल मिलता है। माना जा रहा है कि वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं और मुंबई साउथ सीट से विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को चुनौती दे सकते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कुछ महीनों पहले, लेकिन पीएम मोदी को रोकने से पहले ही से दल एक दूसरे को ही रोकने टोकने लगे। नतीजा ये हुआ कि जब गठबंधन की 5वीं बैठक हुई तो आधे से ज्यादा दल गायब हो गए। हालांकि सबके पास अपनी व्यस्तता का बहाना था, लेकिन संकेत साफ है कि जिस बैठक में गठबंधन के अध्यक्ष, संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग का फैसला होना था, उसमें ही आधे से ज्यादा दल गायब हो गए। इसके पहले हर बैठक में कुछ फैसला हो न हो पर उपस्थिति पूरी रहती थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से बैठक पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर पीएम पद पर अपनी दावेदारी बरकरार रखी। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद गठबंधन अध्यक्ष बन बैठे। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी जैसे नेता बैठक में शामिल ही नहीं हुए। संयोजक पद के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं। नीतीश के इनकार करने के बाद उनकी पार्टी ने गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दी। जदयू लीडर संजय झा ने कहा कि संयोजक का पद तो कांग्रेस को अपने पास रखना चाहिए। इस बैठक में सीट शेयरिंग में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की गई, लेकिन किसी बात पर सहमति नहीं बनी। बैठक में आरजेडी के मुखिया लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई और नेता भी शामिल हुए। पहले ये बताया जा रहा था कि जदयू नीतीश कुमार को संयोजक के पद पर देखना चाहती है, जिसका तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है। मालूम हो कि डिजिटल बैठक आयोजित करने का इस तरह का ये दूसरा प्रयास रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले किया गया प्रयास सफल नहीं हो पाया था। तृणमूल कांग्रेस के सूत्र ने कहा कि पार्टी को शुक्रवार शाम को बैठक के बारे में सूचित किया गया था। चूंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, इसलिए वे इसमें शामिल नहीं हो सकेंगी। लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी के हमलों से बेहद नाराज चल रही हैं और अब गठबंधन कब छोड़कर चली जाएं कहा नहीं जा सकता। ममता की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस ने अधीर रंजन को उन पर हमला करने के लिए क्यों छोड़ रखा है। कुछ साथी दलों ने मीटिंग में इस बात को भी उठाया, कांग्रेस के नेता ममता पर हमलावर क्यों हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी न तो अधीर रंजन चौधरी पर लगाम लगाई और न ही इस मामले में कुछ कहा। इससे पहले ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री पद के लिए रखा था। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भाजपा की ओर से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग करे या न करे,
करे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो चुनाव लड़ना और जीतना है, उनको जो करना है करने दीजिए। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाया है, जिसका मुख्य लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में भगवा दल को सत्ता में आने से रोकना है। हालांकि आज की बैठक में जिस तरह ममता, ठाकरे और अखिलेश दूर रहे, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। साथ ही नीतीश के संयोजक का पद ठुकराने से भी गठबंधन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब देखना यह होगा कि इंडिया की संयोजक का पद किस नेता को मिलता है। तिहाड़ जेल में बैठकर बतौर मंत्री सत्येंद्र जैन ने जितने गुल खिलाए, अब वही सारी लीलाएं उनकी जमानत की राह में बाधा बन रही हैं। जेल में सत्येंद्र जैन ने न सिर्फ अपनी मालिश करवाई, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के दूसरे आरोपियों के साथ बैठक भी की, ताकि सबूतों को इधर उधर किया जा सके। अब वही सारी तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई हैं। असल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के वकील ये दलील दे रहे हैं कि दूसरे आरोपी जो कंपनी के संचालक हैं, उनसे सत्येंद्र जैन का कोई लेना देना नहीं। इसी दलील के जवाब में ईडी की तरफ से पेश एसवी राजू ने जेल की तस्वीरें दिखाकर पूछा कि जब कोई संबंध नहीं है तो जेल में अवैध तरीके से जैन इस सब के साथ क्यों बातचीत कर रहे थे। ईडी ने जैन की जमानत ये तर्क देते हुए आपत्ति जताई कि उन्होंने कथित तौर पर कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण किया था और ये एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट था। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया, जैन ने कंपनी में निदेशक के रूप में अपना पद छोड़ने के बाद भी प्रभावी नियंत्रण रखा। राजू ने कहा कि इन कंपनीज के रिकॉर्ड में मध्यम से 4 करोड़ से अधिक के बेहिसाब नकदी प्राप्त हुई, ये विवादित नहीं। हालांकि सत्येंद्र जैन का कहना है कि इस रकम या कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं। ईडी ने कहा कि यही उनके मामले की जड़ है। उनका निर्देशक न होना कोई मायने नहीं रखता। वे वास्तव में अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इन कंपनीज पर नियंत्रण रखता था। सह आरोपी वैभव और अंकुश जैन केवल डमी थे। इन कंपनीज को मिली पूरी रकम का श्रेय सत्येंद्र जैन को दिया जाता था। जैन को केंद्रीय एजेंसी ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर अन्य लोगों के साथ 2010 से 12 के दौरान, 2015 से 16 के दौरान 3 कंपनीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथिल की पीठ ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के अप्रैल 2023 के आदेश के खिलाफ उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की थी। जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर्स द्वारा शेल कंपनीज के माध्यम से कुछ रकम भेजी गई थी, जो अंततः निवेश के रूप में जैन से जुड़ी कंपनीज को पैसा लौटा देती थी। लेकिन ये निवेश फर्जी थे, शेयर बढ़े हुए थे, कंपनियां कोई व्यवसाय नहीं कर रही थीं। इन शेयर्स की कीमत बढ़ा दी गई थी ताकि अधिक पैसा आ सके और कम शेयर जा सकें। ये पैसा आने के बाद ये कंपनी शेयर दोबारा वापस ले आई। जस्टिस मित्तल ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि इससे सत्येंद्र जैन को कैसे मदद मिलेगी। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने तर्क दिया कि इससे उन्हें मदद मिली क्योंकि उनके पास व्हाइट मनी नहीं था, उन्हें व्हाइट मनी की जरूरत थी। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने जोर देकर कहा, लेकिन वह निदेशक नहीं थे। ईडी ने कहा कि यह भी तर्क दिया गया कि जैन ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के परामर्श से पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की योजना बनाई। जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आरोपियों में से एक है। इस पर एएसजी राजू ने कहा कि नहीं, वह हमारा मुख्य गवाह है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को कई तस्वीरें दिखाई थीं, जिसमें कथित तौर पर अन्य चीजों के अलावा जेल में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन, वैभव और अंकुश जैन के साथ नजर आए। इस पर जस्टिस मित्तल ने हल्के फुल्के अंदाज में एएसजी से पूछा कि यदि आप कह रहे हैं कि उसे विशेष उपचार मिल रहा है तो उसे अंदर क्यों रखा जाए। इस पर एएसजी राजू ने जवाब दिया कि उसे जेल में रहते हुए विशेष उपचार मिल रहा है, जेल के बाहर वे अस्पताल में हैं। जब भी जमानत का मामला सामने आता है तो वे नीचे गिर जाता है। मैंने बताया था कि जमानत मामले से ठीक पहले वो कितनी बार गिरे हैं। ये एक अजीब संयोग है और बिजली कभी भी एक ही स्थान पर 2 बार नहीं गिरती। अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से चौथी बार समन जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब तक कुछ नहीं कहा। लेकिन एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे की जारी बातचीत के बीच संदीप दीक्षित ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर में जाकर बातचीत में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब भी ईडी ने समन किया तो वे वहां गए। सीएम केजरीवाल को भी जाना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। संदीप दीक्षित ने कहा कि ईडी का समन तो आना तय था। नियमानुसार ईडी किसी को बुलाती है तो उस व्यक्ति को किसी पद पर ही क्यों ना हो समय निकाल कर जाना चाहिए।
हाँ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो एजेंसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक पुख्ता ग्राउंड न हो, चुने हुए सीएम के साथ नियमानुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों में गठबंधन को लेकर कहा कि सीट शेयरिंग पर जितना जल्द हो फैसला हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए कि हमें भी तैयारी करनी है। फिर गठबंधन होना ये भी तय करना होगा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने हैं, और इस काम में भी समय लगेगा। इससे पहले 7 जनवरी को भी दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीक्षित ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चुनावी तैयारियों को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गठबंधन और चुनाव तैयारियों को ताजा बयान सबके हित में है। ऐसा इसलिए कि खड़गे ने कहा कि गठबंधन सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये तो तय है। तैयारी सभी सीटों पर सबकी होनी चाहिए। तैयारी होगी तभी तो चुनाव के दौरान एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अब तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के अलावा गोवा, हरियाणा और गुजरात में सीटें चाहती है। पंजाब में दोनों पार्टी सभी सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। इसके पहले ईडी के तीनों समन के वक्त केजरीवाल कभी मध्य प्रदेश खिसक गए तो कभी पंजाब, और अब चौथे समन के वक्त वो गोवा निकल जाएंगे। लेकिन इस भागम भाग में न तो केजरीवाल की मुसीबतें कम होंगी, न ईडी उनका पीछा छोड़ेगी। इसके उलट समन दर समन ठुकरा कर केजरीवाल सिर्फ अपनी गिरफ्तारी को ही बुलावा देंगे। केजरीवाल को तीसरा समन 3 जनवरी के लिए भेजा गया था और ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ में होने के लिए कहा था, मगर केजरीवाल ने इग्नोर कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली शराब घोटाला केस के मामले में पूछताछ करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल अब तक मिल चुके तीनों समन को इग्नोर कर चुके हैं। आरोप है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। बीते दिनों भी ईडी की तरफ से समन जारी किया गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सबके सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और यह भी कहा था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून, समानता और न्याय की कसौटी पर खरा नहीं है और ईडी की ये जिद जज, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने के समान है। ईडी का चौथा समन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल काफी घबरा गए, इसलिए वे गिरफ्तार होने से पहले कम से कम सीटों पर डील फाइनल कर लेना चाहते हैं, ताकि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पार्टी आराम से लोकसभा चुनाव में जा सके। इसलिए विपक्षी दलों की बैठक खत्म होते ही वे दौड़े दौड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जा पहुंचे। हालांकि एक दिन पहले ही दोनों दलों की बैठक हुई थी और बैठक के अगले ही दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे। खड़गे के अलावा इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। केजरीवाल और खड़गे की मुलाकात बेहद गर्मजोशी भरे माहौल में हुई। पीले फूलों के गुलदस्ते के साथ पहुंचे केजरीवाल के चेहरे पर मुस्कुराहट को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि डील लगभग फाइनल हो चुकी है। बैठक में केजरीवाल के साथ मौजूद रहे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने तस्वीरों को साझा करते हुए ट्वीट लिखा कि यूनाइटेड वी स्टैंड। एक सूत्र ने बताया कि दोनों दलों के नेताओं के बीच मोटे तौर पर सहमति बन जाने के बाद अध्यक्षों की मुलाकात हुई है। सूत्रों की माने तो दोनों दलों के बीच पंजाब को छोड़कर अन्य राज्यों पर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब में आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग पर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर बात बन गई है। विधानसभा में प्रचंड बहुमत रखने वाली आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से दिल्ली, पंजाब के अलावा हरियाणा, गोवा और गुजरात में सीटें मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस भरूच सीट देने को तैयार है, जहां पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने चैतर वसावा को उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि गोवा और हरियाणा में कांग्रेस कोई सीट देगी या नहीं, अभी इस पर स्पष्ट स्थिति नहीं है। आप और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर एक दूसरे की चर्चा के बाद कहा कि बहुत अच्छा तालमेल है। सीट बंटवारे पर बातचीत गठित कांग्रेस समिति के सदस्य खुर्शीद ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के आवास पर राघव चड्ढा, आतिशी, संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज से बातचीत की थी। खुर्शीद ने कहा कि हमने लगभग सभी आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की। हमारे बीच तालमेल बहुत अच्छा है। हमने खुले दिल से वह सब कुछ साझा किया जिसमें हमें विश्वास था कि हमारे संबंध मजबूत होंगे। ये एक शानदार बैठक थी और मेरा मानना है कि हम अपनी उम्मीदों से कहीं अधिक आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग के लिए दूसरी बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो अरविंद केजरीवाल ने बिना वक्त गंवाए अपने गोवा दौरे का ऐलान कर दिया, जहां वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को परवान चढ़ाएंगे। दूसरी बैठक के बाद सलमान खुर्शीद ने कहा कि बातचीत के दौरान केमिस्ट्री अच्छी रही, लेकिन फिजिक्स को लेकर न तो आम आदमी पार्टी ने कुछ कहा और न ही कांग्रेस ने।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मीटिंग के बाद कहा कि अच्छी बात हुई है, अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हम कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम जल्द ही फैसला लेकर अपने नेताओं को बताएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो भी करेंगे साथ मिलकर करेंगे। कार्यकर्ताओं और जनता की मंशा होती है, ऐसे में इन सब को ध्यान में रखकर नेताओं से बात कर निर्णय लेते हैं। वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि गठबंधन की बात अच्छे से चल रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान पंजाब की सभी सीटों पर दोनों पार्टियां आपसी सहमति से अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। मतलब कि पंजाब में कोई सीट बंटवारा नहीं होगा। दिल्ली का फॉर्मूला 3 और 4 सीट का है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो सका है कि 4 सीटों पर कौन लड़ेगा और 3 पर कौन। इसका भी फैसला नहीं हो पाया। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट यानी कुल 14 सीटों में 8 से 9 सीटों पर लड़ना चाहती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में केजरीवाल 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। गुजरात की 26 सीटों में से 1 सीट, गोवा की 2 सीटों में से 1 सीट और हरियाणा की 3 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी ने अपना दावा ठोका है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कांग्रेस ने ये कहा कि वो अपने राज्य इकाई से बातचीत करने के बाद ही कोई निर्णय करेगी। मतलब साफ है कि कांग्रेस को दिल्ली की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को गुजरात, हरियाणा और गोवा की 5 सीटें देनी होंगी। पंजाब में समझौते की कोई सूरत अब तक बन नहीं पाई। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और नई दिल्ली संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। सीटों पर चर्चा के बीच अरविंद केजरीवाल गुरुवार 18 जनवरी को गोवा जाएंगे। केजरीवाल यहां 20 जनवरी तक रहेंगे। उनका ये दौरा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा। सीएम केजरीवाल का ये दौरा पहले ही होने वाला था, लेकिन गणतंत्र दिवस की तैयारियों की वजह से स्थगित करना पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। गोपाल राय ने भी कहा था कि उनकी पार्टी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा और दिल्ली सहित 5 राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति और आप सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग हॉल में हुई थी। मीटिंग में संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेता शामिल हुए। दिल्ली शराब घोटाला की साजिश फुर्सत में रची गई, लेकिन जब बारी पूछताछ की आई तब अरविंद केजरीवाल के पास फुर्सत ही नहीं है। इसी वजह से जैसे ही ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए उन्हें चौथा समन भेजा, केजरीवाल ने झटपट अपने गोवा दौरे की घोषणा कर दी। ईडी ने चौथा समन जारी कर केजरीवाल को 18 जनवरी को हाजिर होने को कहा, लेकिन केजरीवाल ठीक 18 जनवरी को ही गोवा खिसकने का प्लान बना चुके हैं। इसके पहले भी ईडी के 3 समन के वक्त केजरीवाल कभी मध्य प्रदेश खिसक गए तो कभी पंजाब, और अब चौथे समन के वक्त वो गोवा जा रहे हैं। लेकिन इस भागम भाग से न तो केजरीवाल की मुसीबत कम होगी और न ईडी उनका पीछा छोड़ेगी। इसके उलट समन दर समन ठुकराकर केजरीवाल सिर्फ अपनी गिरफ्तारी को ही करीब बुलाएंगे। अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन 3 जनवरी को भेजा गया था। ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, मगर केजरीवाल ने इग्नोर कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली शराब घोटाला केस के मामले में पूछताछ करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने अब तक मिल चुके तीनों समन को इग्नोर किया और आरोप लगाया कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। बीते दिनों भी ईडी की ओर से जारी समन पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उसके सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और यह भी कहा था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून, समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है और ईडी की ये जिद जज, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने के समान है। हर बार उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर ईडी के समन का गैर कानूनी बताया और इस बात का जवाब मांगा कि आखिर उन्हें प्रवर्तन निदेशालय किस हैसियत से बुलाना चाहता है। पहले वो इस बात को स्पष्ट करें। आम आदमी पार्टी के नेता भी सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी समन को राजनीति से प्रेरित और गैर जरूरी बताते आए हैं। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी तरह एक साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के पास छिपाने के लिए कुछ है नहीं। उन्होंने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं किया। सीएम केजरीवाल खुद बता चुके हैं कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ईडी पहले उनके सवाल का जवाब दे दे। नेताओं का यह भी कहना है कि ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है।
उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए वापस लेने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल को इससे पहले समन जारी कर पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। पहले समन में तो अरविंद केजरीवाल चुनावी सभा के लिए चले गए थे और दूसरे के दौरान विपश्यना के लिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 2021-22 में आबकारी नीति से संबंधित ये मामला है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लागू किए जाने के संबंध में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके तुरंत बाद 2022 में आप सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के सीएम रहते महाराष्ट्र के पालघर में बच्चा चोरी की फर्जी आरोप लगाकर जिस तरह से साधुओं को पीट पीट कर मार डाला गया था, कुछ वैसी ही घटना पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में साधुओं के साथ घटी। साधुओं के एक ग्रुप को भीड़ ने घेर लिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, पिटाई की। आरोप वही, बच्चों की चोरी का अंदेशा। इस घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले पर बीजेपी ने सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। टीएमसी के द्वारा इन आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की ओर से शेयर किए गए वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी की गहरी चुप्पी शर्मसार करने वाली है। क्या ये साधु आपकी मान्यता के योग्य नहीं है? अत्याचार जवाबदेही की मांग करता है। सोशल मीडिया पर एक 30 सेकंड की फुटेज वायरल हो रही है, जिसमें कथित तौर पर साधुओं के समूह को भीड़ की ओर से निर्वस्त्र करते और उन पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस घटना की तुलना साल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग से करते हुए ये कहा कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से चौंका देने वाली घटना सामने आई है। मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा। अमित मालवीय ने कहा कि बंगाल में हिंदू होना अपराध है। बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को राज्य संरक्षण मिलता है और साधुओं को पीट पीट कर मार डाला जाता है। इस बीच बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने भी हमले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुरुलिया से चौंकाने वाली घटना गंगासागर जा रहे साधुओं को टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा, जो पालघर त्रासदी की तरह है। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां जैसे आतंकवादी को राज्य संरक्षण मिलता है, जबकि साधुओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है। वीडियो के सामने आने और बीजेपी के आक्रामक होने के बाद से टीएमसी बैकफुट पर है, क्योंकि हाल ही में ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिए जाने की मांग की थी, लेकिन ये घटना उसी गंगा सागर जा रहे साधुओं की टोली के साथ घटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।